हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे अपना 11वीं कक्षा का विषय। 11वीं कक्षा में अर्थशास्त्र में हमने इंडियन इकोनॉमी शुरू कर दी, जिसका सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका नाम था आर्थिक नियोजन। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, आर्थिक नियोजन के अल्पकालीन और दीर्घकालीन उद्देश्यों के बारे में, और आर्थिक नियोजन के अंतर्गत जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये वीडियो इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आर्थिक नियोजन भारत के अंदर अपनाया गया, उस नियोजन के अंतर्गत क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही और क्या क्या हमारी उपलब्धियां नहीं रही, यानी कि सफलताएं और असफलताएं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूँगी बच्चों कि जब आप वीडियोस को लगातार देखते हैं, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, या बीच में जब आप छोड़ देते हैं तो आपको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने इस चैप्टर की पिछली वीडियोस को पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के विषय को, आर्थिक नियोजन की सफलताएं या हम इसे उपलब्धियां भी कह सकते हैं। आप सभी को पता है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेजों से आजाद हुई तो उस समय हमारी अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, बहुत ही पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। भारत के अंदर योजना आयोग को लागू किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हमने जो हमारी आज की स्थिति है उस स्थिति को धीरे धीरे करके प्राप्त किया है। तो उन योजनाओं के अंतर्गत हमने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली सफलता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय यानी कि एक राष्ट्र की आय। जो पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई गई, उन पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे पहली सफलता हमारी रही राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जैसे एक आदमी की आय होती है, वैसे ही पूरे राष्ट्र के अंदर जो अगर पूरे राष्ट्र की आय, लोगों की आय को हम जोड़ दें, पूरे राष्ट्र में एक वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, उस उत्पादन को हम जोड़ दें तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। तो जो हमारा आर्थिक नियोजन का काल रहा, उस नियोजन काल के अंदर पहली उपलब्धि रही कि जो ब्रिटिश शासनकाल के अंदर हमारी राष्ट्रीय आय थी, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में हमारी राष्ट्रीय आय में काफी वृद्धि हुई। दूसरी बात, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। वो हमारी राष्ट्रीय आय थी और ये हमारी प्रति व्यक्ति आय। जब राष्ट्रीय आय को हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो वो हमारी प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। तो नियोजन काल के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में जैसे बढ़ोतरी हुई, वैसे ही प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी वृद्धि हुई। यानी कि अगर हम बात करें ब्रिटिश शासनकाल की, तो उस समय तो प्रति व्यक्ति आय में शून्य के बराबर वृद्धि थी, गतिहीन अर्थव्यवस्था थी हमारी। लेकिन क्योंकि जो आर्थिक नियोजन काल के अंदर कुछ कार्य किए गए, कुछ सफलताएं प्राप्त की गई, जिसके अंतर्गत क्या असर हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में भी अब वृद्धि होने लगी, शुरुआत हो चुकी थी। अगली सफलता है पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि। पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए पूंजी निर्माण में वृद्धि होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूंजी निर्माण में वृद्धि कब होगी? जब देश के अंदर बचतें बढ़ेगी और उन सभी बचतों का निवेश किया जाएगा। तो जो पूंजी निर्माण की दर है, उसके अंदर भी भारत के अंदर क्या हुआ, योजना काल में वृद्धि हुई। लोगों ने बचतें की, उन बचतों को आगे उन्होंने इन्वेस्ट किया, निवेश किया, जिससे आगे लोगों की और आय के अंदर वृद्धि हुई। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि नियोजन काल के अंदर राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी हो गई, लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ने लगी, और जो पूंजी निर्माण की दर थी उसके अंदर भी वृद्धि होने लगी। अगली सफलता क्या है? कृषि में संस्थागत व तकनीकी परिवर्तन। संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन। आप सभी को पता है कि जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, वो योजना कृषि के ऊपर ही आधारित थी। इस योजना के अंदर यानी कि 1951 से 1955 की अवधि कृषि के ऊपर मेन फोकस किया गया था। तो कृषि के अंदर जो कमियां थी, उनके अंदर सुधार लाए गए। क्या क्या सुधार लाए गए? जैसे जो बीज के मध्यस्थ थे उनको हटा दिया गया। इसके अलावा कृषि के अंदर जो उपकरण वगैरह थे, वो अच्छी क्वालिटी के, बढ़िया क्वालिटी के नए उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि के उपकरण यही होते हैं हमारे जैसे ट्रैक्टर वगैरह, जिसका प्रयोग हम खेत की बुआई वगैरह के अंदर करते हैं। अच्छी किस्म के खाद बीजों का प्रयोग किया गया, दूसरे देशों से भी बीज मंगवाए गए। और इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा संस्थागत सुधार है कृषि के अंदर, जैसे चकबंदी। हम इसे आम बोलचाल की भाषा में किलाबंदी शब्द भी बोला जाता है कि जो किसान के छोटे छोटे खेत हैं, जो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए होते हैं, अगर उन
सभी खेतों को मिलाकर एक जगह कर दिया जाता है, जिससे किसान को बुआई कटाई वगैरह करने के अंदर आसानी रहती है। तो इस तरह के सभी परिवर्तन किए। तो अगला सुधार सफलता आर्थिक नियोजन की क्या कहलाई कि कृषि के अंदर बहुत सारे संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन किए। यही कार्य था कि जो 1966 और 67 का जो टाइम था, जिसके अंदर हरित क्रांति आई, एकदम से खाद्यान्न के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी, उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। तो वो इसी का परिणाम था कि कृषि के अंदर संस्थागत और तकनीकी परिवर्तन किए गए। अगली सफलता है उद्योगों का विकास। पहली जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर कृषि के ऊपर फोकस किया गया था, जबकि जो दूसरी हमारी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर उद्योगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। तो अगली सफलता क्या है? उद्योगों का विकास। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर कई प्रकार के लोहा और इस्पात उद्योग यानी कि आधारभूत उद्योगों का भारत के अंदर उनकी स्थापना की गई। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि भारत के अंदर औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, उद्योगों का विकास। तो ये हमारी पांचवी सफलता है। इसके बाद आधारिक संरचना का विकास। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, आधारिक संरचना, और इस शब्द का प्रयोग हम बहुत बार करेंगे। आधारिक संरचना या हम आधारभूत संरचना भी इसे कह सकते हैं। आधारभूत संरचना यानी कि जो हमारे विकास का आधार है, बेस है। कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब उस देश के अंदर अच्छी शिक्षा ना हो, उस देश के गांव शहरों से जुड़े हुए ना हो, पक्की गलियां सड़कें ना हो, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, इस तरह की सुविधाएं ना हो। तो ये सभी सुविधाएं हमारी आधारिक संरचना के अंदर इनकी गिनती की जाती है। आधारिक संरचना दो प्रकार की होती है, एक आर्थिक और दूसरी सामाजिक। आर्थिक आधारित संरचना के अंदर हम गिन सकते हैं बिजली को, पानी की सुविधा को, इसके अलावा जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं, यातायात की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं हैं, वो सब हमारी आर्थिक आधारित संरचना कहलाएंगी। आर्थिक विकास का आधार है। इसके अलावा जो सामाजिक आधारित संरचना है, उसके अंदर हमारा स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आती है। जब तक लोगों का अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा, उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी देश विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। तो आधारित संरचना शब्द का बहुत ही महत्व है। तो आधारित संरचना के अंदर भी विकास हुआ, यानी कि गांवों को शहरों से जोड़ा गया, बिजली पहुंचाई गई, शिक्षा पहुंचाई गई, अस्पताल खोले गए। तो ये सब क्या थी? आर्थिक नियोजन काल की सफलता। अगली सफलता है रोजगार में वृद्धि। तो आप सभी को पता है कृषि का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, तो वहां पर नए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए। जो ब्रिटिश शासनकाल था, उसके अंदर इस तरह किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो आर्थिक नियोजन काल के अंदर ये सभी हमें सफलताएं प्राप्त हुई और इन सब के फलस्वरूप रोजगार के अंदर भी वृद्धि हुई। इसके अलावा हम निचोड़ में कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण व आत्मनिर्भरता, ये चीजें हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर आई। जब कृषि का विकास होता है, उद्योगों का विकास होता है, आधारिक संरचना का विकास होता है, तो एक तरह से एक अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हो जाता है। हम अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाते हैं, दूसरों के ऊपर हमारी निर्भरता कम होती जाती है। तो ये हमारी आर्थिक नियोजन काल की सफलताएं कह सकते हैं हम, या उपलब्धियां कह सकते हैं। तो ये तो सफलताएं हुई। इसके अलावा इस समय में हमारी कुछ असफलताएं भी रही। हम जिन्हें चाहते थे कि हम उन उद्देश्यों को भी पूरा करें, लेकिन उन्हें पूरा करने में हम सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे कौन से पॉइंट थे? जैसे यहाँ पर हमने सभी पॉजिटिव बातें लिखी हैं, ठीक वैसे ही असफलताओं के अंदर हम इनकी कमियों को गिने। तो पहली कमी हमारी क्या रही कि जीवन स्तर में कम वृद्धि। तो ये कमी है कि आर्थिक नियोजन काल में जितना हमने सोचा था कि हम इतना अपने जीवन को सुधार करेंगे, उतना हम नहीं कर पाए। तो पहली असफलता क्या रही कि जीवन स्तर के अंदर वृद्धि हुई, लेकिन कम वृद्धि हुई। जीवन स्तर में अभी भी लोग बहुत सारे गरीबी रेखा के अंदर हैं, अब भी हैं, और नियोजन काल के बाद भी तो थे ही। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, क्या असफलता रही कि जीवन स्तर के अंदर वृद्धि हुई, लेकिन बहुत कम वृद्धि हुई। अगली असफलता कीमतों में और बेरोजगारी में वृद्धि। आप सभी को पता है कि कीमतें पहले क्या थी और अब क्या है, बहुत ज्यादा गैप है, बहुत अधिक, कई गुना हम कह सकते हैं हमारी कीमतें बढ़ी हैं। तो कीमतों के अंदर वृद्धि हुई। लोगों को जो बेरोजगारी थी, रोजगार मिले, लेकिन जितनी संख्या में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी, उसी दर से रोजगार नहीं मिले। तो हम कह सकते हैं कि कीमतों में भी और बेरोजगारी में भी, इन दोनों के अंदर भी वृद्धि हुई, जो कि एक असफलता है, एक कमी है। आय व धन का असमान वितरण होता है बंटवारा। वितरण यानी कि बंटवारा।
तो आय का और धन का लोगों के बीच में, अर्थव्यवस्था के बीच में समान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन असफलता क्या रही कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, ये असमान वितरण था, अनइक्वल था। यानी कि एक समाज के अंदर एक तो बहुत ही गरीब वर्ग रह गया और एक समाज के अंदर बहुत ही अमीर वर्ग हो गया, तो उनके बीच का गैप जो है वो बढ़ गया। तो ये भी हमारी क्या थी, कमी थी, असफलता थी कि आय व धन के असमान वितरण बढ़ गया। यानी कि एक वर्ग समाज के अंदर बहुत अधिक अमीर हो गया और एक बहुत ही गरीब रह गया। अगली असफलता है अकुशल प्रशासन। अकुशल प्रशासन के अंदर हम गिन सकते हैं सरकार को या फिर उसकी सरकार के कार्यों को, उनकी उपलब्धता को। तो सरकारें बदलती रहती हैं और सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं। देश के लिए इतना देश हित के बारे में कम सोचकर वो अपने स्वयं के हित के बारे में अधिक सोचती हैं। तो इस तरह से अकुशल प्रशासन ये भी क्या रहा, हम कह सकते हैं आर्थिक नियोजन काल की एक कमी रही, एक असफलता है। और लास्ट में है बचत व निवेश की वृद्धि का विरोधाभास। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि पूंजी निर्माण की जो दर होती है वो बचत और निवेश पर निर्भर करती है। बचत का अर्थ होता है कि हम अपने उपभोग को कम करें और उसे बचा कर रखें। उपभोग को कम करें, बचाएं, सेविंग्स करें, तो वो बचत है। लेकिन उसी बचत को जब हम आगे ऐसी जगह पर लगाते हैं कि वो हमारे इनकम को बढ़ाए, वो आगे हमारे उत्पादन के अंदर और वृद्धि करे, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो बचत क्या हो गया, अगर बचत इस प्रकार की है कि उसे आगे निवेश नहीं किया जाता तो वो बचत गलत है, वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है, गलत है। तो बचत व निवेश के विरोधाभास का अर्थ यही है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। बचत करना हमें जोड़ कर रखने को कहता है, जबकि निवेश करना हमें खर्च करने को कहता है। तो यह समझने की जरूरत है कि जो बचत हमने की है अगर हम उसे आगे नहीं लगाते तो वो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होगी। लेकिन अगर हम बचत को आगे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इस तरह से हमने अपने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दिया है। आर्थिक नियोजन की सफलता और असफलताओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर 3 को। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।